हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, लास्ट की हमने 3 वीडियोस में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहली वीडियो में देखा था कि स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है और किस वेरिएशन की वजह से, किस वजह से जो मैटर होती है उनकी अलग अलग स्टेट्स बट जाती हैं, जो बेसिकली 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और उसके बाद हमने पहली वीडियो में डिटेल में ही सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉलिड की, वो सब हमने देखी थी बाय द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़। और नेक्स्ट वीडियो में हमने लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा था, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसको भी हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू समझने की कोशिश करी थी। और द लास्ट वन, द थर्ड वीडियो हमने देखी थी, उसमें भी हमने गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस किया था पूरी तरीके से, समराइज वगैरह मैंने सब कुछ उसमें कर दिया था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दी है मैंने, आप वहाँ पर जाके अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है साइंस की, उसमें पेज नंबर 6 नंबर पे दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे, सॉलिड क्या था, सॉलिड के जो कैरेक्टरिस्टिक जो थी, प्रॉपर्टीज़ थी, वो नहीं समझेंगे, या लिक्विड हुआ, गैस हुआ, नहीं समझेंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। और अगर आपने एक बार वो वीडियोस देख ली मेरी तीनों की तीनों, तो आपको ये क्वेश्चंस शायद देखने की भी ज़रूरत ना पड़े, आपको ऐसे ही समझ में आ जाए। ठीक है, सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, that is density is equals to mass upon volume. Arrange the following in order of increasing density. दिए क्या क्या है, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो बेसिकली इन सबको अरेंज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैटर डिस्कस किया, मैटर में हमने ये देखा था कि अगर कोई चीज़ मैटर है तो उसके पास उसका खुद का मास और खुद का वॉल्यूम जरूर होगा। अगर उसके पास इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं है तो हम उसको मैटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब कोई भी सब्सटेंस होगा उसका खुद का मास होगा और खुद का वॉल्यूम होगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम, अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं मास को वॉल्यूम से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी या जो भी टर्म आएगी वो हमारी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेसिकली अब हम ये जो दिए गए कुछ सब्सटेंसेस हैं उनको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में। क्या क्या है, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो इसको समझने से पहले जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, तीनों की डेंसिटी को डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था कि डेंसिटी जो गैस की होती है वो सबसे कम होती है, उसके बाद लिक्विड की होती है और उसके बाद सॉलिड्स की होती है ना। इसके पीछे जो रीज़न था वो भी मैंने डिस्कस किया था कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या उनके बीच में जो गैप होता है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, इन सब के ऊपर उसकी डेंसिटी डिपेंड करती है, जिस वजह से जो डेंसिटी गैसेस की सबसे कम होती है, लिक्विड की गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम इन गिवन सब्सटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इनमें से सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। तो इसमें क्लियर पता चल रहा है कि जो एयर है और जो हमारा एग्जॉस्ट निकलेगा चिमनी से, ये हमारा गैसेस की कैटेगरी में चला जाएगा। हनी जो होगा हमारा लिक्विड की कैटेगरी में, वाटर भी सेम लिक्विड की कैटेगरी में, और चॉक, कॉटन एंड आयरन, ये तीनों चला जाएगा हमारा सॉलिड में। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एयर पहले आएगी या एग्जॉस्ट जो निकल रही है चिमनी से वो पहले आएगी? तो देखिए, सबसे पहले जो आएगा वो एयर आएगी। क्यों? क्योंकि जो एयर हमारा जो मेनली किसका मिक्सचर है, वो लाइट गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें हमारी नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस टाइप की जो गैसेस होती हैं इनका मिक्सचर है, जिसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा कम होगी। अब दूसरे नंबर पे तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात ये गैस है, तो गैस की सबसे कम होती है डेंसिटी, वो रीज़न भी सही है। लेकिन जो हमारा एग्जॉस्ट निकल रहा है चिमनीज में से, उसमें
हैवियर गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड हुई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ठीक है। इसकी वजह से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है चिमनी से, ये हमारा इसकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी एयर के कंपैरिजन में। तो अब जो ऑर्डर बन रहा है वो क्या बन रहा है, एयर फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़। अब इसके बाद क्या आएगा, हमारा कॉटन की बारी आ जाएगी। क्यों, अब देखिए कॉटन भले ही एक फ्लफी सॉलिड है, लेकिन ये आएगा क्यों, क्योंकि जो कॉटन होता है उसके बीच में बहुत सारे एयर ट्रैप होते हैं, क्योंकि पोर्स होते हैं उनमें क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। सेम रीज़न जो हमने स्पंज वाले केस में देखा था, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो इतने सारे ट्रैप होते हैं एयर के, उससे क्या होता है, जो सॉलिड कॉटन होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, जो हमारी एग्जॉस्ट निकल रही है चिमनीज़ के उसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब जो हमारा चौथा आया वो कौन आएगा, वाटर। वाटर एक लिक्विड है और लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। तो लिक्विड में क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस में तो बहुत दूर दूर थे, लेकिन अगर मैं गैसेस से कंपेयर करूं तो लिक्विड में क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से जो डेंसिटी होती है वाटर की वो ज़्यादा हो गई कॉटन के कंपैरिजन में। इसके बाद आता है हमारा हनी। अब हनी क्या है, एक थिक लिक्विड है, मतलब एक गाढ़ा है लिक्विड, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल्स होंगे, वो भी क्लोजली पैक्ड होंगे, क्योंकि बेसिकली है तो लिक्विड। इसीलिए इसकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी वाटर के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो हैवी हैं एज कंपेयर टू वाटर। इसकी वजह से ये हनी जो होगा वो ज़्यादा, उसकी डेंसिटी हाई होगी एज कंपेयर टू वाटर। इसके बाद हमारा चॉक आ जाता है, क्योंकि चॉक क्या है, एक पोरस सॉलिड है, ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पोर्स होते ही हैं, ठीक है। वो हमें बहुत माइन्यूट होते हैं, जो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन एक पोरस सॉलिड हम उसे बोलेंगे, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो कंपैरेटिवली लेस क्लोज होते हैं अगर एक हम प्रॉपर आयरन की बात करें। क्योंकि अगर हम अभी बेसिकली आयरन से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो आयरन के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स होंगे वो लाइटली क्लोज्ड होंगे, कंपैरेटिवली लेस क्लोज होंगे एज कंपेयर टू आयरन चॉक के, ठीक है। इसकी वजह से जो डेंसिटी होगी इसकी ज़्यादा होगी हनी के कंपैरिजन में, ठीक है, और कम होगी आयरन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब लास्ट तो आयरन बचा ही, क्यों, क्योंकि आयरन की देखो कंपैरेटिवली अगर हम सभी से देखें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है ना। क्यों, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा ही क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्कुल एकदम फिक्स पोजीशन पे हैं, ठीक होंगे, ठीक है। इसकी वजह से जो डेंसिटी होगी वो हमारी सबसे ज़्यादा आयरन की होगी अगर मैं चॉक से कंपेयर करता हूँ। सो हमारा जो बेसिकली अरेंजमेंट बना वो क्या बना, एयर, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज़, फिर उससे ज़्यादा हमारा कॉटन रहा, फिर उससे ज़्यादा हमारा वाटर रहा, फिर हनी आ गया, उसके बाद चॉक आ गई, और उसके बाद हमारी लास्ट आयरन आ गई। सो इसके बाद गाइस अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा इसका पहला पार्ट है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो लास्ट की वीडियोस में हम इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, थोरोली डिस्कस किया है। एक बार मैं यहाँ पर उसकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को टेबुलेट कर देता हूँ, जो सारी स्टेट्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो हमारी जो सबसे बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो हमारी जो पहली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आती है, जो डिफरेंस आता है वो है सॉलिड का, कि सॉलिड के पास अपनी फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, ड्यू टू क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, ठीक है। वही अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के पास फिक्स तो वॉल्यूम होता है, लेकिन उसके पास अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकें। इसलिए जो लिक्विड होता है वो किसी भी कंटेनर में जिसमें हमने उसको फिल कर दिया वो उसी की शेप को मेंटेन कर लेता है। गैसेस की बात करें तो ना तो इसके पास फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस क्या करती हैं, वो किसी भी कंटेनर की शेप को और वॉल्यूम सबको एक्वायर कर लेती हैं जिसमें भी वो रखा गया है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, वही पार्टिकल्स का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा रहता है गैसेस में, इसीलिए ना तो ये इनकी फ़िक्स वॉल्यूम होती है और ना ही फ़िक्स शेप होती है।
सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो जो सॉलिड्स होते हैं वो कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकते ज़्यादा, ठीक है। हम उसको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते, इट मे बी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, ठीक है। बात करें तो वही लिक्विड्स में क्या होता है, सॉलिड की ही तरह लिक्विड्स भी क्या होते हैं, कंप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है। इन दोनों के पास क्यों नहीं कंप्रेस हो सकते, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स का क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा है, तो उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी, इसकी वजह से उनको कंप्रेस करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो है इसमें, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड कंप्रेसिबल भी नहीं है, क्योंकि इसके भी पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, भले ही सॉलिड के कंपैरिजन में कम होते हैं लेकिन होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में भी होता है, जिसकी वजह से इनको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस आसानी से कंप्रेसिबल हो जाते हैं, और एक छोटे से ही कंटेनर में हम काफ़ी सारी अमाउंट जो है गैसेस की उसको हम फिल कर सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी की तरफ मैं बढ़ूँ तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो हैवी होते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कशन किया था क्यों होती है उनकी डेंसिटी ज़्यादा। सेकंड जो, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है और गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो मतलब एक तरह से ये मॉडरेट इनकी डेंसिटी रहती है, ना तो इनकी ज़्यादा कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है, तो वही सॉलिड के और लिक्विड के बीच में रहते हैं। और गैसेस की बात करूं तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, इसकी वजह से ही ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट होती हैं। और जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है। अगर मैं एक सेम वॉल्यूम की बात करूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो हमारी जो गैस होगी वो सबसे ज़्यादा लाइट होगी, लिक्विड थोड़ी उससे ज़्यादा हैवी होगी, और जो हमारा सॉलिड है वो तो सबसे ज़्यादा हैवी होगा ही होगा। इसके बाद एक और पॉइंट जो आता है हमारा, सॉलिड्स कभी भी अपनी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है बहुत अच्छा, कि सॉलिड्स जो होते हैं वो कभी भी अपनी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि उनके पास फिक्स पोजीशन है, जितना उनका मास है, जितना उनके पार्टिकल्स का फिक्स पोजीशन है, जो उनका आउटर डिज़ाइन है बस वही रहती है, वो मेंटेन रखते हैं अपनी उसको, और इसकी वजह से ही वो अपनी कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं करते। लिक्विड्स भी नहीं करते कंटेनर्स को कम्प्लीटली फिल, है ना। वो भले ही शेप ले लेते हैं कंटेनर की, लेकिन लिक्विड्स भी अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूँ गैसेस के कंपैरिजन में, तो गैसेस अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल CNG हुआ, एग्ज़ाम्पल हमारा हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं वो हुआ, और LPG जो हमारे घरों में देखते हैं, LPG सिलेंडर्स जिससे खाना वगैरह बनता है, उनमें जो गैस फिल होती है वो पूरी तरीके से कंटेनर फिल होता है। लास्ट जो, अगर हम प्रॉपर्टी की डिस्कशन करें, अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो सॉलिड कभी फ्लो नहीं होते हैं, लिक्विड्स जनरली फ्लो हो जाते हैं आसानी से, सारे तो नहीं लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सभी जनरली फ़्लो हो जाते हैं। लेकिन गैसेस क्या हैं, सारी गैसेस फ़्लो होती हैं, चाहे कोई भी गैसेस हो एग्जिस्ट करती है वो हमेशा फ़्लो होगी आसानी से। इसी वजह से जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं उनको हम साइंस की टर्म में फ्लूइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई और प्रॉपर्टीज़ हो गई सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस, और इनके बीच में कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इसी का जो पार्ट है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिगिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो इन सब पर हमको कुछ ना कुछ कमेंट करना है। जो पहला है हमारा रिगिडिटी, तो रिगिडिटी बेसिकली क्या है, ये सॉलिड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो सॉलिड्स हैं उनके पास इतनी क्षमता है कि वो अपने शेप को मेंटेन कर सकें, ठीक है। अगर मैं रिगिडिटी की बात करूं तो सिंपल सा मीनिंग रहता है जिसको हम बेंड नहीं कर सकें, जो अनफ्लेक्सिबल हो वही हमारी क्या है, रिगिडिटी है, ठीक है। तो जो सिंपल टर्म्स में स्टिफनेस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। हम लास्ट में लास्ट की 3 वीडियो से मैं यही बताता आ रहा हूँ
इसमें भी काफ़ी बार बोला है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड होती है वो एक हाई रिगिडिटी को पजेस करते हैं। लिक्विड की मैं बात करूं और गैसेस की बात करूं तो वो दोनों ही रिगिड नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो इनकी पोजीशंस होती है पार्टिकल्स की वो फिक्स नहीं होती है। लिक्विड की पोजीशन बिल्कुल फिक्स नहीं होती कि अगर हम उसको पानी को मैं ज़मीन पे फैला दूं तो वो बिना किसी शेप को मेंटेन करते हुए फैल जाएगा। अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकता, वो वॉल्यूम मेंटेन करता है लेकिन अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकता। और गैसेस तो इन दोनों में से कुछ भी फॉलो नहीं करती, वो उसको तो ना तो उसकी फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। तो ये हमारा रिगिडिटी हो गया। इसके बाद गाइस हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी भी एक फ्लूइड की ही प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम किसी भी फ्लूइड या किसी भी सब्सटेंस पर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। मतलब किसी भी सब्सटेंस या किसी भी फ्लूइड पे अगर हम कोई भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो और उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाए, दैट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है। तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से जो गैसेस होती हैं वो हाई कंप्रेसिबिलिटी की होती हैं। इसके अलावा जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के और लिक्विड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। इसी वजह से जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होती हैं वो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होती हैं। इसके बाद जो आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है फ्लूइडिटी। तो जो फ्लूइडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लो हो रहा है वही हमारी फ्लूइडिटी कहलाएगी। मतलब किसी भी सब्सटेंस के पास अगर फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, बहने की प्रॉपर्टी है, वही हमारी क्या कहलाएगी, फ्लूइडिटी। तो जो गैसेस होती हैं और लिक्विड्स होती हैं जनरली इसको प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करती हैं, अपने को ये ऊपर अप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से हम उनको जनरल साइंस में फ्लूइड्स भी बोलते हैं। ठीक है। लार्ज इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होती है इनके बीच में, जो लिक्विड हुई और गैसेस हुए इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसकी वजह से जो गैस होती है वो आसानी से इधर उधर फ्लो हो जाती है। इसी वजह से जो गैसेस की फ्लूइडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वही मैं अगर इसका कंपैरिजन मैं लिक्विड से करूं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो गैसेस के कंपैरिजन में कम है। इस वजह से क्या होता है, जो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ। तो इसी वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा हो गया। तो फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड में वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। और सॉलिड में तो बिल्कुल वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, इसी वजह से उनके पास कोई भी फ्लूइडिटी नहीं होती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है फिलिंग अ गैस कंटेनर। तो किसी भी कंटेनर को पूरी तरीके से फिल करने का क्या मतलब है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगभग नेग्लिजिबल है। तो ऐसे कौन से पार्टिकल्स होते हैं, वो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होती है, एक हाई स्पीड होती है। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो गैसेस होते हैं जिस कंटेनर में भी हमने उनको फिल कर दिया वो क्या करते हैं, इधर से उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब जब रैंडमली मूव करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में हीट जनरेट होगी। अब क्योंकि एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, अब जब कोलाइड करेंगे हीट जनरेट होगी, तब जनरेट होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे मूवमेंट में जो भी एनर्जी काम आती है उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। इसी वजह से जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से इधर उधर मूव कर लेते हैं और इसी वजह से वो पूरी गैस के कंटेनर को फिल कर लेते हैं गैसेस के पार्टिकल्स। वही अगर हम सॉलिड की और लिक्विड की बात करें तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी, जो दोनों ही सबस्टेट ऑफ मैटर्स हैं, ये प्रॉपर्टी उन दोनों के पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके जो बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है गैसेस के कंपैरिजन में, और जो सॉलिड और गैसेस होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम शेप की बात करें तो शेप बेसिकली क्या है, जो उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो एक्सटर्नल फॉर्म है जो हमें बाहर से दिख रही है किसी भी सब्सटेंस की, वही तो उसकी शेप हुई। तो जो सॉलिड होते हैं
वो अपनी शेप को फिक्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की वो भी फिक्स रहती है। किसकी वजह से? जो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनकी वजह से। सभी का रीज़न देखिए सेम आ रहा है, दो ही चीज़ों पे डिपेंड कर रही हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्लोजली पैक्ड। ठीक है, इसी वजह से जो सॉलिड होते हैं वो अपनी शेप को मेंटेन कर पाते हैं। लिक्विड और गैसेस की हम बात करें तो उनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, क्योंकि जो इनकी पोजीशन होती है पार्टिकल्स के बीच की वो फिक्स नहीं होती है और इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। इसके बाद गाइस हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है कि कोई भी मटेरियल उस एनर्जी को अगर पजेस करता है जो उसके पार्टिकल्स की मोशन में काम आ रही है, जो इधर से उधर जो मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो उसमें जो काम आ रही है एनर्जी, बेसिकली वही हमारी क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर कोई दिया हुआ है, गिवन टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, तो गैसेस की जो होती है सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी जो मूवमेंट करते हैं वो अपनी हाई स्पीड से करते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि इनके जो बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए ये हाई स्पीड से मूव करने लगते हैं और इसी मूवमेंट की वजह से जब ये कोलाइड करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो इसलिए गैसेस की जो होती है सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी होती है वो गैसेस के कंपैरिजन में कम होती है। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो इनकी सबसे ज़्यादा कम होती है काइनेटिक एनर्जी, अगर हम किसी भी गिवन टेम्परेचर की बात करें तो। लास्ट हमारी आ जाती है डेंसिटी। तो बेसिकली डेंसिटी क्या था, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल और अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द डेंसिटी। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के अगर जो मास है और वॉल्यूम है, अगर मैं मास का वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो हमारा जो आंसर या फिर जो हमारी मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वही हमारी क्या होगी? डेंसिटी कहलाएगी। तो सॉलिड जो होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो एक बिल्कुल क्लोज होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वही लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। क्यों? क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। और थर्ड वन जो है हमारा गैसेस, उसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एक दूसरे के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूं सॉलिड लिक्विड और उससे कंपेयर करूं तो उनके बीच का जो स्पेस होता है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी वजह से जो डेंसिटी होती है वो हमारी सॉलिड की सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम और सबसे कम गैसेस की होती है। इसके बाद गाइज अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ तो ये कहता है, इसमें हमको गिव रीज़न बताने हैं कि जो ये गिवन कंडीशंस हैं इनके रीज़न क्या है। तो जो पहला है हमारा इसमें क्वेश्चन, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ड। अगर हम किसी भी गैस को वेसल में रखते हैं, किसी भी टाइप के वेसल में या कंटेनर में हम उसको फिल करते हैं तो वो कम्प्लीटली उसको फिल कर लेता है, मतलब पूरी तरीके से वो भर जाती है। तो उसका क्या रीज़न है? तो देखिए गाइज इसका सिंपल सा रीज़न है, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन करूँ तो बहुत ज़्यादा जो स्पेस होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसी वजह से फोर्स जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है अट्रैक्शन का, वो बहुत ज़्यादा कम होता है ना। और यही एक सिंगल रीज़न है जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं और जितना भी उनको स्पेस मिलता है, अवेलेबल स्पेस जो जितना भी उनको मिलता है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसी वजह से जो गैस होती हैं वो वेसल्स को कम्प्लीटली फिल कर देती हैं जिसमें भी उनको रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा क्वेश्चन बी, इसका सेकंड पार्ट, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। क्योंकि देखिए जब पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। तो हमने जिस कंटेनर में उसको रखा तो क्या करते हैं, वो ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और इनके बीच की जो स्पीड होती है, पार्टिकल्स के जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं।
और रैंडम मूवमेंट होता है, कोई भी फिक्स मूवमेंट नहीं है कि ये इधर ही जाना है ये इधर जाना है, रैंडम मूवमेंट रहता है। जब ये रैंडम मूवमेंट करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, जो कंटेनर है या वेसल है उसकी वॉल से टकराते हैं, तो एक जो इनकी गैसेस होती हैं वो प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, हाई प्रेशर हाई स्पीड की वजह से प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, किस पर, उस कंटेनर या उस वेसल की वॉल पर। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को पजेस कर लेते हैं और इसी वजह से जो गैस होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं कंटेनर या वेसल की वॉल्स पर। इसके बाद जो हमारा थर्ड रीज़न आता है वो है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन जो टेबल है हम उसको सॉलिड क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि देखिए वुडन जो टेबल क्या है, उसकी एक डेफिनेट शेप होगी, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिगिड होगी, मतलब हम उसको आसानी से ना तो बेंड कर सकते हैं और ना ही हम उसको, मतलब वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि हम उसको आसानी से मोड़ दें, ठीक है, इसी वजह से, और ना ही हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो वुड है उसके पास सारी कैरेक्टरिस्टिक किसकी हैं, सॉलिड्स की हैं, क्योंकि बेसिकली हमने लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो सॉलिड्स होती हैं उनके पास फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और साथ ही वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो ये जितनी भी वुडन टेबल के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वुडन टेबल को सॉलिड ही बोल देते हैं। चौथा इसके बाद आता है वी कैन ईजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रो अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली पूरा ही, लेकिन इस पार्ट को मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम एयर की बात करें तो हम आसानी से अपने हाथ को मूव कर लेते हैं, ठीक है, हम अपने हाथ को आसानी से मूव कर लेते हैं एयर की बात करें, लेकिन अगर मैं वही चीज़ सॉलिड ब्लॉक के साथ करूं कि जितनी आसानी से हमने एयर में हाथ को मूव कर दिया था और मैं उसी चीज़ को एक ब्लॉक ऑफ वुड के ऊपर अप्लाई करता हूं, तो उसके लिए हमको एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो इसका रीज़न बताना है। इसका सिंपल सा जो रीज़न है, जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के वो बहुत दूर दूर हैं, ये हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। इसी वजह से जो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब नेग्लिजिबल है उनके बीच का। इसी वजह से हम अपने हाथ को आसानी से मूव कर सकते हैं एयर में। क्यों? क्योंकि हम जो क्या करेंगे, एयर पार्टिकल्स में हाथ को, अपने हैंड को मूव भी करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे एयर में वो इतने दूर दूर हैं कि वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, इधर उधर खिसक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं सॉलिड ब्लॉक के साथ करता हूँ, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के ब्लॉक के, वुड के, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के, और इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और कम स्पेस की वजह से क्या होता है, जो सॉलिड ब्लॉक होता है वो एक रिगिड बन जाता है, और रिगिड बन जाने की वजह से क्या होता है, हमको एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो इतना दर्द और इतना पेन सह सके कि अगर वो उसको हिट करे तो उसके हाथ में कोई भी फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर नॉर्मली हम मार देंगे, नॉर्मल पर्सन एक ब्लॉक में हाथ मारेगा, अगर जैसे वो एयर में हाथ मार रहा है तो डेफिनेटली उसके हाथ में पेन हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा वो। यही रीज़न है कि मूविंग हैंड को हम ब्लॉक ऑफ वुड पर हिट नहीं कर सकते आसानी से एज़ कम्पेयर टू जैसे हम एयर में कर रहे थे। ठीक है, एयर में तो हमने तुरंत किया और हो गया, लेकिन अब जब हम उसी चीज़ को सॉलिड में कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। इसके बाद गाइस लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शनल है। क्या है एक्सेप्शनल? कि हमने जो पढ़ा था, जो ये डेंसिटी के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि जो लिक्विड्स होती हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, आइस जो होती है जो कि एक सॉलिड है और वाटर जो है वो लिक्विड है, तो आइस क्यों फिर फ्लोट करने लगती है? अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड्स की तो फिर उसको नीचे चला जाना चाहिए था, सिंक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, वो क्या होता है, फ्लोट होने लगती है। तो इसके पीछे जो रीज़न है हमको वही डिस्कस करना है। तो गाइस बेसिकली जो डेंसिटी होती है वो क्या था, मास पर यूनिट
जो वॉल्यूम था किसी भी सब्सटेंस का वही हमारी डेंसिटी थी। तो जैसे जैसे वॉल्यूम जो होगा वो हमारा इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ होगी। हालांकि हमारा जो आइस है वो सॉलिड तो है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये चीज़ आप 11th में जाके पढ़ेंगे कि केज लाइक स्ट्रक्चर वो बिल्कुल एक जाल की तरह स्ट्रक्चर होता है। अब ये केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से जो स्पेस होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो एम्प्टी स्पेस होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा आइस का वो ज़्यादा हो जाएगा वाटर के कंपैरिजन में। अगर हम इक्वल मास की बात करें, हमने दोनों का मास इक्वल ले लिया, आइस का भी मास इक्वल ले जितना हमने आइस का मास लिया है और जितना हमने वाटर का मास लिया है दोनों इक्वल है। तो अगर हम तब कंपेयर करें दोनों को वॉल्यूम से तो क्या होगा, आइस का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। इस ग्रेटर वॉल्यूम की वजह से ही जो डेंसिटी होती है हमारी आइस की वो हो जाती है कम। ठीक है, अब डेंसिटी हो गई कम और इसी कम डेंसिटी की वजह से जो वाटर के कंपैरिजन में जो डेंसिटी हो गई कम, तो जो आइस होगा वो फ्लोट करने लगता है। अगर मैं रिपीट कर दूं पूरा ये एक आंसर कि देखिए जो हमारी आइस होती है उसका हो गया केज लाइक स्ट्रक्चर। अब केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो गया, काफ़ी सारा स्पेस हो गया, क्योंकि पिंजरे में आपने देखा होगा काफ़ी सारा स्पेस होता है। ठीक है, तो जब स्पेस ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूम जो होता है आइस का वो ज़्यादा हो जाता है अगर हम सेम मास की बात करें वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ज़्यादा वॉल्यूम की जब हो जाता है तो हमारा जो डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम था, तो जितना हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो जितनी हमारी वॉल्यूम बढ़ेगा हमारी डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब डेंसिटी हमारी कम हो गई तो इसी कम डेंसिटी की वजह से ही जो आइस है हमारी वो फ्लोट करने लगती है वाटर के ऊपर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों आंसर्स इजीली समझ में आए होंगे गाइस। नहीं भी आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, मुझे आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर एक बच्चे का आंसर दूंगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहता है और आप नहीं पूछ पा रहे हैं कमेंट करके, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दी है और वहाँ पर आप पूछ लीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं, तो आप मेरे को फेसबुक पर भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर भी मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, लेकिन पूछिए प्लीज़, डाउट मत रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, डाउट मत रखिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर।